तो वही क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं आपकी एसएससी जीडी से रिगार्डिंग, और संघीय कार्यपालिका के ऊपर आप आज चर्चा करेंगे। और संघीय कार्यपालिका में भी थोड़े बहुत पोर्शन जो हैं शासन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद चालू करेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद क्या चालू करेंगे, राष्ट्रपति चालू करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखिए, और टॉपिक क्या है, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका है आपका बिंदु। देखिए ये रहा, आगे बढ़ते हैं। आप सुनिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका समझने से पहले अपन थोड़ा बहुत बैक में चलते हैं। जब मैंने आपको सामान्य परिचय से रूबरू करवाया था और जब मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया था तो कुछ चीजें बताई थी, वहीं से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। नंबर 2 लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और तीसरी मैंने आपसे उसमें बात की थी कि संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। इन तीनों के बारे में मैंने पहले आपसे विस्तार से बात कर ली कि कौन सी संघात्मक कहलाएगी, कौन सी लोकतंत्रात्मक कहलाएगी, कौन सी संसदीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। इन तीनों के बारे में अपन ने पहले ही विचार विमर्श कर रखा है। अब आप ये कहोगे कि सर अगर अपन ने इसके ऊपर पहले से विचार विमर्श कर रखा है तो दोबारा इसकी चर्चा क्यों की जा रही है। देखिए, इसकी जो चर्चा का जो रीजन है वो एक है कि आपको संघीय कार्यपालिका पढ़नी है। और जब मैंने संसदीय शासन व्यवस्था का रीजन बताया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों है, क्या बताया था मैंने आपको, 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई थी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य क्या होता है, संबंध होता है। और अगर संबंध नहीं है तो नहीं है तो व्यवस्था कौन सी होगी, अध्यक्षीय। व्यवस्था कौन सी होगी, अध्यक्षीय व्यवस्था होगी। अगर संघीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध है, आप फिर से सुन लें, अगर संघीय कार्यपालिका और संघीय व्यवस्थापिका के मध्य अगर संबंध स्थापित है तो क्या होगा, तो उस देश में या उस राज्य में संघीय शासन व्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। और अगर संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संबंध नहीं है तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है, अगर संबंध नहीं है तो संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहलाएगी। फिर वो जो शासन व्यवस्था कहलाएगी उसका नाम होगा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। क्या नाम होगा दोस्तों, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था उसका नाम होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में शासन का स्वरूप कैसा होता है, भारत में जो शासन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस बारे में अपने को अब बात करनी। भारत में शासन होता है उसके बारे में अपने को अब बात करनी है। देखिए, भारत में शासन 3 इकाइयों के द्वारा किया जाता है। कितनी इकाइयों के द्वारा किया जाता है शासन, भारत में शासन 3 इकाइयों के द्वारा किया जाता है। पहली जो इकाई आती है वो आती है व्यवस्थापिका। पहली इकाई कौन सी आती है, व्यवस्थापिका। दूसरी इकाई जिसके नाम से जो कही जाती है वो आती है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरी इकाई जो होती है वो होती है न्यायपालिका। तीसरी इकाई कौन सी होती है, वो होती है न्यायपालिका। पहली इकाई के रूप में किसको जाना जाता है, व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी व्यवस्थापिका।
अब न्यायपालिका है न्याय से संबंधित, तो कार्यपालिका किससे संबंधित होगी और व्यवस्थापिका किससे संबंधित होगी, इसके बारे में अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी। एक बार बता देता हूं मैं आपको, व्यवस्थापिका कानून की व्यवस्था करती है, कानून की व्यवस्था, या इसी को क्या बोल सकते हो आप, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, कानून की व्यवस्था या कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है। और व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है और व्यवस्थापिका के रूप में जो कार्य करती है भारत में, वो कहलाती है संसद। वो क्या कहलाती है, संसद। संसद विधि का निर्माण करती है, संसद विधि का निर्माण करती है, इसीलिए संसद को कहा जाता है विधायिका। इसीलिए क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। ये तो बात हो गई व्यवस्थापिका की, कि भारत में जो कानून की व्यवस्था करती है या कानून निर्माण का जो कार्य करती है, वो कार्य करती है व्यवस्थापिका। और भारत में व्यवस्थापिका जो होती है वो क्या कहलाती है, संसद के रूप में कार्य करती है। कितने सदन होते हैं, कितने नहीं होते, इसके बारे में तब बात करेंगे जब अपन पार्लियामेंट के बारे में स्पेशल रूप से चर्चा करेंगे, एक अलग से क्लास होगी इसके बारे में। अब आती है कार्यपालिका, ये करती है कानून को लागू। किसको लागू, कानून को लागू करती है। और व्यवस्थापिका कितने कैसे कैसे होती है, पहली व्यवस्था होती है नाम मात्र की, नाम मात्र की व्यवस्थापिका कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन कहलाता है, नाम मात्र की जो कार्यपालिका कहलाता है वो कहलाता है राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। एक कार्यपालिका होती है जिसको कहा जाता है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की जो कहलाता है राष्ट्रपति। एक कार्यपालिका होती है जो होती है वास्तविक, वो कहलाता है कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, तो ठीक है। और एक तृतीय रूप में जो माना जाता है वो माना जाता है महान्यायवादी। वो कौन माना जाता है, महान्यायवादी माना जाता है दोस्तों। अब आपको एक चीज पूछनी है मुझे कि अगर व्यवस्थापिका कानून की व्यवस्था करेगी, मतलब कानून का निर्माण इसे कह सकते हो, अगर कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करेगी, ठीक है। न्यायपालिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का संरक्षण व जांच करना, कानून का संरक्षण व जांच करना, कानून का संरक्षण व कानून की जांच करना। तो इन तीनों जो आपके सामने इकाई दे रखी है, इनमें कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं ये इकाइयां तीन प्रकार से कार्य कर रही हैं। एक इकाई जो विधायिका कहलाती है, जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है, देखिए, व्यवस्थापिका कानून की व्यवस्था करना, कानून की व्यवस्था करने का इसका कार्य होता है। कानून की व्यवस्था व्यवस्थापिका ने कर दी है, इसीलिए व्यवस्थापिका को कहा जाता है विधायिका। इसीलिए व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। अब भी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया, तैयार है, बना हुआ कानून कहां जाएगा, कार्यपालिका के पास में जाएगा। बना हुआ कानून कहां जाएगा, कार्यपालिका के पास में जाएगा। अब कार्यपालिका जो कानून बन चुका है, जो कानून बन के तैयार है, संसद ने उसको अनुमति दे दी है, दोनों सदनों से संसद ने अनुमति दी है, तभी कोई कानून बनेगा। अब कोई कानून बन चुका है, रेडी हो चुका है, उसको अगर आपको लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको लागू करने का कार्य कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। उसको लागू करने का कार्य कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। अब कानून लागू हो गया। कानून जब लागू हुआ है तो जाहिर सी बात है कानून का उल्लंघन भी होगा, कानून का क्या होगा, उल्लंघन भी होगा। और जब कानून का उल्लंघन होगा तो कोई ना कोई उसके उल्लंघन का संरक्षण भी तो करेगा। और ये अपने को कौन बताएगा कि संविधान में
जो चीजें संसद जोड़ रही है कानून के द्वारा, कानून संविधान जो संसद है वो संविधान में कुछ चीजें जोड़ रही है, संविधान में संशोधन कर रही है, तो क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या वो चीजें संविधान के अनुकूल हैं या संविधान के विपरीत है, ये बातें कौन बताएगा? ये बताता है न्यायपालिका। ये कौन बताता है? न्यायपालिका अपने को बताता है। और न्यायपालिका के रूप में मुख्य भूमिका कौन कौन निभाते हैं? दो ही संस्थान होते हैं जो मुख्य भूमिका निभाती हैं। भूमिकाएं और संस्थान भी निभाती है, म्युनिसिपल न्यायालय भी निभाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी निभाते हैं, तहसील न्यायालय भी निभाते हैं, वो बात सारी अलग है। लेकिन फिलहाल जो मेन भूमिका की बात कर रहे हैं वो एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट और एक कौन सा होता है? हाई कोर्ट। एक तो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, जो न्यायपालिका के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को तो अलग अलग के रूप में चर्चा करनी है। अपने को चर्चा कैसे करनी है? अपने को चर्चा करनी है अलग अलग रूप में। जैसे मैं आपको बताऊं, अपन ने व्यवस्थापिका की बात की। किसकी बात की? व्यवस्थापिका। कार्य क्या है? कानून का निर्माण। कानून का निर्माण, कानून का निर्माण। ठीक है, अपन ने बात किसकी की? कार्यपालिका की। अपन ने बात किसकी की? कार्यपालिका की। कानून को लागू करना, क्या कार्य होता है कार्यपालिका का? कानून को लागू करना। किसको लागू करना? कानून को लागू करना। आगे देखिए न्यायपालिका। आप लोगों को लिख नोट्स के लिहाज से कि बिल्कुल क्रम में आपको चीजें बताई जा रही हैं बिल्कुल तरीके से। जैसे देखिए अगर आप स्टडी परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है मेहनत करने का। आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है। और जब मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक कर्तव्य किस लिए जोड़े गए हैं? आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए। और अप स्टडी परिवार जो है वो किसके लिए कार्य करता है? एक आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए कार्य करता है। तो आपकी ये एक कर्तव्य बनता है कि आप इन कार्यों में अधिक से अधिक जुड़े रहें, क्लास में जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ें, ताकि और भी जो आपके भाई बंधु हैं और भी आपके जो मित्रगण हैं उनका साथ में आपके साथ में सिलेक्शन हो सके और एक अप स्टडी परिवार को मजबूती मिल सके। अब न्यायपालिका की मैं बात क्यों कर रहा हूं यहाँ? देखिए न्यायपालिका जो ऊपर आप देख रहे होंगे आपके सामने दो लाइनें लिखी हुई है, व्यवस्थापिका कानून का निर्माण, कार्यपालिका कानून को लागू करना। अब जो न्यायपालिका की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, तो न्यायपालिका के दो कार्य होते हैं। एक तो कानून की जांच करना, कानून की क्या करना? जांच करना। एक क्या करना? कानून का संरक्षण करना। कानून का संरक्षण करना। दोहरी भूमिका होती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका की कैसी भूमिका होती है? दोहरी भूमिका। न्यायपालिका की कौन सी भूमिका होती है? न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब अपने को प्रॉपर रूप से एक एक बिंदु को उठाते हुए चलना है। और आपने थंबनेल देखा होगा, अपन जो बात करेंगे ना वो आज बात करेंगे संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में। आज अपने को बात किसके संदर्भ में करनी है? संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में। देखिए शुरू से आज चालू कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है। संघीय कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। संघीय कार्यपालिका में कौन आता है? संघीय कार्यपालिका में आता है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा और कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायपति। तीन पदों पे आ गए हैं अपन। अपन ने फिलहाल व्यवस्थापिका को छोड़ दिया है, न्यायपालिका को छोड़ दिया है, कार्यपालिका को उठाया है पहले। ठीक है, क्योंकि जब तक अपन कार्यपालिका के सारे सिद्धांत नहीं समझ लेते, कार्यपालिका का विवरण नहीं समझ लेते कि प्रधानमंत्री कैसे होता है, क्या होता है, कैसे शक्तियां का प्रयोग करता है, तब तक। और जो राष्ट्रपति जो होता है
जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद क्या होती है क्या नहीं होती। वह महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी का इसमें क्या है, महान्यायवादी का इसमें क्या प्रोविजन है, इन सब चीजों की अपने को अलग अलग चर्चा करेंगे, तभी कोई बात अपने को समझ में आएगी। पहले मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, राष्ट्रपति। पहले आज जिस बिंदु पे अपने को चर्चा करनी है वो होगा राष्ट्रपति। वो कौन सा बिंदु होगा दोस्तों, वो होगा राष्ट्रपति। बात जहां तक राष्ट्रपति की कर रहे हैं तो जस्ट पहले वाले, अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपने क्या देखा कि मैंने राष्ट्रपति को एक नाम से संबोधन किया। कैसे? नाम मात्र की, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका नाम से मैंने संबोधन किया है। अब जब राष्ट्रपति को मैंने नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से संबोधन किया है तो आपको एक चीज विशेष रूप से पता होनी चाहिए। क्या? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको राष्ट्रपति में विशेष रूप से पढ़नी पड़ेंगी। अपन हमेशा देखते आए हैं कि राष्ट्रपति ये कार्य करता है, राष्ट्रपति ये करता है, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं, 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं, 352, 356, 360। लेकिन क्या डायरेक्ट वो चीज पढ़ लेना एक स्वभाव में सही है? क्या सब्जेक्ट की वरीयता को देखते हुए वो सब चीजें सही है? जी बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके स्टडी परिवार कदापि आपके लिए ऐसे नहीं करेगा कि केवल आपको मोटी मोटी बातें बताई और स्लिप आउट, बस वाक हो गया कोर्स, जी ऐसा नहीं होगा। आप देख ही रहे होंगे आज की क्लास में जब मैंने संघीय कार्यपालिका प्रारंभ की है तो संघीय कार्यपालिका में मैंने क्या किया है, पहले अपन ने बनाया, अब अपन सब लोगों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई है। उस फाउंडेशन के आधार पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे आगे चलते हैं, पहले इसमें जो आता है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति के संदर्भ में सबसे पहला अनुच्छेद जो आता है अनुच्छेद 52 आता है। 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी बन चुका है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होता है, इसका उल्लेख कहां है? तो देखिए अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत में कौन सा पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। और समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। निहित होंगी, किसमें निहित होगी, समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किसमें निहित होंगी, वो निहित होंगी राष्ट्रपति के अंदर। अब देखिए ये बात कहां लिखी हुई है, अनुच्छेद 53 के अंदर। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। कुल मिला के बात आपको एक चीज बताऊं, राष्ट्रपति होता वैसे आपको सही, आप सही कहोगे कि सर आप तो अभी तो बोल रहे हैं नाम मात्र, नाम मात्र का कार्यपालक होता है राष्ट्रपति, तो नाम मात्र कार्यपालिका में आता है। लेकिन एक चीज पता रखना होता, कोई भी कानून है अगर उसको क्या करना है, आपको लागू करना है। कानून बनना बड़ी बात नहीं है, कानून का बनना क्या नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कानून को लागू करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको कोई भी कानून भारत में लागू करना है तो उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, उस पर होंगे पहले हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर भी किसके होंगे, हस्ताक्षर होंगे दोस्तों राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं,
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे, इस बारे में चर्चा करनी है। कौन कौन से, क्या मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इस बारे में चर्चा करनी है। और जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, जैसे सदस्य जो होंगे वो होंगे संसद के सदस्य। सदस्य किसके होंगे, संसद। और संसद में सदन कितने चलते हैं, 2 चलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा। किस किस के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग ले, संसद के कौन से सदस्य भाग लेंगे, जो केवल निर्वाचित होंगे, जो केवल क्या होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य। अब आपका ये कहना है कि सर मनोनीत सदस्य भी तो होते हैं, ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर मनोनीत भी तो होते हैं। देखिए मनोनीत की मैं बता दूं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों में जब भी मनोनयन की बात आएगी, इन दोनों सदनों में जब भी मनोनयन की बात आएगी तो करेगा कौन, केवल और केवल राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब ये तो किसके सदस्य हो गए, संसद के सदस्य हो चुके हैं। ये सदस्य किसके हो गए, संसद के हो गए। अब अपने को कुछ चीजें ऐसी भी देखनी है कि केवल संसद के थोड़ी भाग लेते हैं, केवल संसद के तो मैंने बता दिए निर्वाचित सदस्य। अब देखिए संसद के अलावा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के केवल किसके सदस्य, राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, आपको पता ही है। किस किस से मिलकर बनता है, एक तो मिलकर बनता है विधानसभा से, एक मिलकर बनता है विधान परिषद से, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, राज्य विधानमंडल बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बताओ किस किस के सदस्य भाग लिए, आपको अलग से बता देता हूं मैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, देखो संसद प्लस राज्य विधानमंडल, इन दोनों के सदस्य कौन से, निर्वाचित सदस्य, इनके निर्वाचित सदस्य। ये कॉन्सेप्ट है, इनके निर्वाचित सदस्य होंगे। इनके कौन होंगे दोस्तों, इनके निर्वाचित सदस्य होंगे। और निर्वाचितों का तो आपको मतलब पता ही है, जो चुनाव के द्वारा आए हैं, किसके द्वारा, पहले से किसके द्वारा चुने गए हैं, जिनका चुनाव हुआ है, जिनका चुनाव हुआ है। क्या तो अगर किसी भी विधि से चुनाव हो, प्रत्यक्ष विधि से हुआ हो या प्रत्यक्ष विधि से हो, बस निर्वाचन होना चाहिए। आपको पता ही है निर्वाचन की 2 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। निर्वाचन की कितनी विधियां होती हैं,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे देखिए, अब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। किसका चुनाव देख रहे हैं अपन? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल चल रहा है। निर्वाचन मंडल चल रहा है। इसमें समस्या क्या है? अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो गई, कोई भी विवाद हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी क्या हो गया है, विवाद हुआ है, विवाद हुआ है, तो विवाद से संबंधित जांच करने का, विवाद से संबंधित जांच उच्चतम न्यायालय करता है। आई मेरी बात समझो, चुनाव में कैसा भी विवाद हो जाता है, विवाद का कोई मापदंड नहीं होता। अगर विवाद हो चुका है तो विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट विवाद का निपटारा करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट विवाद का क्या करता है? निपटारा। अब देखिए, अपन आगे देखिए अपन ने क्या क्या देख लिया है, एक बार फिर से आपका मैं दोहरा देता हूं। 54 में अपन ने पढ़ा, 54 में अपन ने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 53 भी अपन ने देख लिया, 52 भी मैंने आपको बता दिया। 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह संघीय कार्यपालिका का प्रधान कहलाएगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, अब निर्वाचन मंडल के बाद देखो अनुच्छेद 55, निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि का मतलब है जब चुनाव होता है ना राष्ट्रपति का, तो कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो याद रखना, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, कुछ बातें मैं आपके इसके बारे में बता दूं, इसमें अग्रतही विजेता नहीं होता। कौन नहीं होता? अग्रतही विजेता नहीं होता है, नहीं होता। दूसरी बात, अग्रतही विजेता होता क्या? अग्रतही विजेता का मतलब है, जैसे आपने सरपंचों के चुनाव देखे होंगे, विधायकों के चुनाव देखे होंगे, इनके चुनाव में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, जैसे मान लो सरपंच के चुनाव है, ठीक है, और सरपंच एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने हजार वोटर, कुल मतदाता हैं 5000, कुल मतदाता कितने हैं? 5000। अब 5000 मतदाताओं में से उसको सरपंच बनने के लिए कितने मत चाहिए? एक से आधे से एक अधिक। आधे से एक अधिक का मतलब है कितना है कि 2500 तो होते हैं, इसको कुल चाहिए 2501। अगर इसको कुल वेद मतों का, कुल मतदाताओं को जितने वोट पड़े हैं, ठीक है, जितने वोट पड़े हैं उनके आधा करके उसमें अगर एक जोड़ दो, आधा करके क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो, तो क्या प्राप्त होगा? विजेता प्राप्त होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में अग्रतही विजेता नहीं होता है। और देखिए इसके बारे में और क्या क्या चीज अपन देख सकते हैं। और देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना,
राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक तो इसमें नाटो का प्रयोग नहीं होता, ये भी याद रखें आप। किसका प्रयोग नहीं होता? नाटो का प्रयोग नहीं होता। होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? नाटो का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखें, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा, आपको कुछ देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पारंपरिक तरीके से अपन पढ़ते हुए आए हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने को स्वभाव में पढ़नी पड़ती है। एक सार निकालना पड़ता है। अपने को क्या निकालना पड़ता है? एक सार निकालना पड़ता है कि इसका सार क्या निकलेगा। देखो, अपन देख रहे राष्ट्रपति का निर्वाचन। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो जो मतदाता मत देने जाता है, जब भी मतदाता मत देने जाता है, तो एक मत देने का क्रम होता है। क्या होता है? क्रम होता है। इसे कहा जाता है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम कहा जाता है, कहा जाता है। और इसी विधि में मत दिया जाता है, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से मत दिया जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 56, इसमें है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अगर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल, जो ये कार्यकाल है ना राष्ट्रपति का, अगर ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये कब से लेकर कब तक प्रारंभ, कब से चालू होता है, कब अंत होता है? देखिए, कार्यकाल जो होता है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्यकाल, कार्यकाल कभी भी शपथ से नहीं गिना जाता। कार्यकाल कभी भी शपथ से नहीं गिना जाता, पद ग्रहण से गिना जाता है। पद ग्रहण से अवधि गिनी जाती, अवधि गिनी जाती है। पद ग्रहण से क्या गिनी जाती है? पद ग्रहण से ही कार्यकाल की अवधि गिनी जाती है दोस्तों। किसकी अवधि गिनी जाती है? पद ग्रहण से ही कार्यकाल की अवधि गिनी जाती है। आगे देखिए, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो आपको जान लेने में आपको अच्छा लगेगा। कैसे? जैसे 57 में से कम पढ़ा जाता है, अनुच्छेद 57। एक बार बना राष्ट्रपति, एक बार बना राष्ट्रपति कितनी भी बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब भारत में अगर कोई भी व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन चुका है ना, तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन चुका है। लेकिन कुछ देशों में देखो इसका मामला अलग है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यूएसए की। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका में कोई राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है। जबकि भारत में एक बार बना राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों। आई मेरी बात समझ में? कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 58, योग्यताएं। योग्यताएं, योग्यताएं, योग्यताएं कैसे? देखो, कुछ योग्यता तो कॉमन होती है। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की
योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। कुछ बातें तो कॉमन होती हैं, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और दूसरी बात तो ये कि लाभ के अब जो पद हो ना हो, लाभ का पद क्या होता है वो सुनिएगा। ये कभी भी वो बोलते हैं ना पर राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी मंत्री पद, सभी मंत्री पद ये किस में नहीं आते, लाभ के पद में नहीं आते हैं। किस में नहीं आते हैं, लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद पर नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। एक चीज के बारे में आप पता रखें कि एक तो होती है योग्यताएं, एक तो क्या होती हैं, योग्यताएं, एक होती हैं शर्तें। योग्यताएं हमेशा लागू होती है उम्मीदवार पर, योग्यताएं किस पर लागू होती हैं, हमेशा उम्मीदवार पर। और शर्तें हमेशा जो लागू होती हैं वो किस पर होती हैं, शर्तें जो लागू होती है जीतने के बाद। उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद। योग्यता किसके लिए होती है, एक उम्मीदवार के लिए होती है। मतलब अपन कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कि जैसे पटवार की एग्जाम दे रहे हो तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन होती है, जैसे एसएससी जीडी की आपने फॉर्म भरे होंगे तो उससे पहले आपने क्वालिफिकेशन लिस्ट चेक करी होगी कि इसमें किस किन चीजों को वरीयता दी गई है, किन किन चीजों को माना गया है, किन किन चीजों को नहीं माना गया है। इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया जाता है। और दूसरी बात, योग्यताएं हमेशा चुनाव उम्मीदवार पे लागू होती है। योग्यता किस पे लागू होती है, हमेशा उम्मीदवार पे लागू होती है। शर्तें होती हैं चुनाव जीतने के बाद। शर्तें किस पर होती हैं, चुनाव जीतने के बाद लागू होती हैं। अब देखिए शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। एक मुख्य शर्त आप पता रखें, एक तो क्या होती है कि कि राष्ट्रपति बना व्यक्ति, राष्ट्रपति बना व्यक्ति, राष्ट्रपति बना व्यक्ति कि राष्ट्रपति बना व्यक्ति, फिर से सुन लें, मैं लाइन पूरी लिखूंगा उससे पहले सुन लें। यह शर्त है कि राष्ट्रपति बना व्यक्ति लाभ का पद नहीं ग्रहण करेगा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करेगा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। और एक शर्त और याद रखें कि संविधान का अतिक्रमण नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति मुख्य है कि संविधान के अतिक्रमण वाला तो एक आधार भी होता है महाभियोग का। जब संविधान के अतिक्रमण की बात आती है तो इसको महाभियोग का आधार भी माना जाता है। इसको किसका आधार माना जाता है, महाभियोग का आधार, महाभियोग का आधार माना जाता है। शर्त है क्या, कि राष्ट्रपति बना व्यक्ति कभी भी लाभ का पद नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, लाभ का पद नहीं ले सकता। दूसरी क्या है, वह संविधान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको शर्त होती भी हो नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये तो एक आधार भी तो होता है। बताया जाएगा महाभियोग जब अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे अपन, अनुच्छेद 61 की जब चर्चा करेंगे तो महाभियोग के बारे में भी चर्चा करेंगे कि महाभियोग रियल में होता क्या है और क्या नहीं होता।
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। राष्ट्रपति की शपथ व प्रतिज्ञान। शपथ व प्रतिज्ञा। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, क्या है? अनुपस्थित है, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने का कार्य होता है वरिष्ठ न्यायाधीश का। वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता। वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाता है दोस्तों? वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वो शपथ दिलाता है। आज अपन ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के बारे में, तीनों के कार्य देखे। तीनों में से एक भागों को अपन ने साइड में उठाया, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के जब प्रारंभ किया तो अपन ने प्रारंभ किया अनुच्छेद 52 से। एक राष्ट्रपति होगा से लेके अपन ने हर चीज देख ली। अपन ने राष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें, क्वालिफिकेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति, एक बार बना व्यक्ति राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार बन सकता है। ठीक है दोस्तों, और अंत में अपन ने देखा कि जो राष्ट्रपति का जो जो होता है ना, शपथ होता है, प्रतिज्ञान होता है, शपथ प्रतिज्ञान होता है, वो कैसे होता है, कौन दिलाता है। अब कल ये देखेंगे कि राष्ट्रपति किन किन चीजों की तो शपथ लेता है। राष्ट्रपति का जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किस अनुसूची में है या नहीं है, इन बातों की कल अपन आके चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, सर्वाधिक क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी से रिगार्डिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि से सर्वाधिक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बार बार से पूछे गए हैं। आई मेरी बात समझ में? तो याद रखें कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ प्रतिज्ञान कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ व प्रतिज्ञान करवाता है। तथा अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। आगे पढ़ेंगे महाभियोग। आगे अपन क्या देखेंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि राष्ट्रपति पर किन रीजंस की वजह से पद को छोड़ना पड़ता है, कैसे पद छोड़ता है, महाभियोग कैसे लगता है, इन बातों की चर्चा अपन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन ये भी देखेंगे कि जो संघीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसके पास कैसी कैसी शक्तियां होती हैं। ठीक है, उनके पास कैसी कैसी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों पे विचार और विमर्श भी करेंगे। तो आप स्टडी परिवार के आज इस छोटे से भाई को आप आज्ञा दीजिए, फिर से आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।